नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज का बेहद स्पेशल ब्रॉडकास्ट। देश में 5 दिनों में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। हालांकि यह बढ़ोतरी करीब 90 पैसे की है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब देश में आर्थिक तूफान आने वाला है। इसके मायने क्या है, इसका मतलब क्या है? वहीं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों पर भी सवाल उठा रहे हैं, जबकि वो पर्सनल ट्रिप नहीं है, एक ऑफिशियल ट्रिप है, स्टेट ट्रिप है। और उद्धव गुट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय राउत का तो कहना है कि जिन लोगों को महंगाई से परेशानी हो रही है, वो मोदी जी के घर के सामने जाकर जय श्री राम के नारे लगाएं। तो आज ये बड़े पॉलिटिकल मुद्दे हैं और इस पर बड़ी टक्कर है, और आज की सीएनबीसी आवाज की टक्कर का ब्रॉडकास्ट इसी पर। ग्लोबल संकट का असर ऐसा है कि 5 दिन में दूसरी बार भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़े। ये बढ़ोतरी औसतन 90 पैसे प्रति लीटर की है, जिसके बाद देश के 15 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए लीटर के पार पहुंच गया। मोदी जी ने जो इकोनॉमी पर का स्ट्रक्चर जो बदला है, अब आर्थिक तूफान आ रहा है। इस बीच राहुल गांधी ने पीएम मोदी के विदेश दौरे पर तंज कसा है। एक्शन लेने के बजाय नरेंद्र मोदी देश से कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रिप पर मत जाओ, और नरेंद्र मोदी दुनिया का चक्कर काट रहे हैं। बार बार पेट्रोल बढ़ाना, डीजल बढ़ाना, फर्टिलाइजर के दाम भी बढ़ेंगे। या ये चीज आपने नहीं सोचा? वर्ल्ड वार जैसा सिचुएशन है, खुद ही बोलते हैं कोई फॉरेन कंट्री नहीं जाना, वो जाना। अभी 5 कंट्री का चक्कर मार के आ रहे हैं, एक रिकग्नाइजेशन देते हैं, उस रिकग्नाइजेशन को लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। यानी इस बार अर्थव्यवस्था को लेकर डर का माहौल बनाने का भरपूर प्रयास हो रहा है। ये लोग तो बैलगाड़ी के दौर में ले जाना चाहती है ये सरकार। हम लोग बोलते थे चुनाव खत्म होगा, देखो कितना जल्दी लोग जो है महंगाई जो है करेगा। चुनाव खत्म, लोगों को ठगा गया। हालांकि प्रधानमंत्री किसी पर्यटन पर नहीं है। 5 देशों की यात्रा के दौरान अलग अलग देशों के साथ भारत के हित में कई अहम डील साइन हुई है। तो जिनको लगता है कि बहुत महंगाई हो गई, अब घर कैसा चलेगा, चूल्हा कैसा जलेगा, मोदी जी के घर के सामने जाकर जय श्री राम के नारे दीजिए, सब कुछ सस्ता हो जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी का महंगाई कम करने का मंत्र और तंत्र है। विपक्ष भले ही तरह तरह के सवाल उठा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी भारत की स्थिति दुनिया के बड़े बड़े देशों से कहीं बेहतर है। 23 फरवरी से 15 मई के बीच अमेरिका में पेट्रोल 44.5% और डीजल 48.1% महंगा हुआ। चीन में पेट्रोल 21.7% और डीजल 23.7% महंगा हुआ। फ्रांस में पेट्रोल 20.9% और डीजल 31% महंगा हुआ। ब्रिटेन में पेट्रोल 19.2% और डीजल 34.2% महंगा हुआ है। यूएई में पेट्रोल 52.4% और डीजल 86.1% महंगा हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत में दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या विपक्ष सियासत करने के लिए पैनिक बटन दबा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं देश हित में प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे का तथ्यात्मक विश्लेषण। आइए मैं एक एक करके आपको समझाता हूं कि इस दौरे का मतलब क्या है। यूएई का दौरा, दोनों देशों के बीच 7 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। यूएई भारत में करीब $5 बिलियन का निवेश करेगा, और इसके साथ ही देश के लिए बहुत बड़ी खबर है, भारत के पेट्रोलियम रिजर्व में यूएई क्रूड की सप्लाई बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल करेगा। इसका सीधा इंपैक्ट पड़ेगा भारत पर। भारत में एलपीजी सप्लाई बढ़ाने के लिए भी समझौता हुआ है। यानी यहां पर देश, यानी पहली कंट्री, दूसरी कंट्री नीदरलैंड्स, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए बड़े समझौते किए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस रिसर्च के लिए भी समझौता किया गया है। यानी यहां पर भी इंडिया फर्स्ट, भारत का लाभ। तीसरा इंपॉर्टेंट देश, स्वीडन का दौरा। स्वीडन का दौरा व्यापार और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में समझौते हुए हैं। स्पेस रिसर्च के लिए बाकायदा इसरो के साथ सहयोग बढ़ाने पर सहमति बन गई है। नॉर्वे का दौरा, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप
ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन शिपिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे बड़े समझौते नॉर्वे के साथ हुए हैं। इटली के साथ भी समझौता हुआ है। ये पांचवा देश डिफेंस, ये होगा रक्षा, क्लीन एनर्जी समेत कई अहम समझौते होने की यहां पर भी उम्मीद है। तो ये 5 देशों में जो नरेंद्र मोदी ने काम किया है, ये उसकी लिस्ट है व्यूअर्स। और ऑपोजिशन कह रहा है कि विदेश दौरों पर गए हुए हैं, पर्सनल विजिट पे नहीं है प्राइम मिनिस्टर। आइए बढ़ता हूं बड़े सवाल की तरफ। आज का बड़ा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों की तुलना राहुल गांधी के विदेश दौरे से करना कितना उचित होगा, यह आज का बड़ा सवाल है। और पहले ब्रेकिंग स्टोरी है, बड़ी खबर है इस समय की। आइए उस बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। बड़ी खबर क्या है? उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बेहद बेतुका बयान है। बहुत ही जय श्री राम बोलो, महंगाई कम हो जाएगी। क्या इस तरह के बयान जायज है किसी धर्म विशेष के लिए? पीएम के घर के बाहर इस तरह के बयान, इस तरह के नारे लगाओ, महंगाई कम हो जाएगी, क्या ये नारे जायज हैं? ये प्रश्न जरूर पूछा जाना चाहिए। उद्धव गुट और ऑपोजिशन क्या चाहता है? क्या जय श्री राम के नारे लगाने से महंगाई कम हो जाएगी? किसी और धर्म के लिए क्या ऐसा संजय राउत और ऑपोजिशन बोलेगा इंडिया अलायंस? जवाब है नहीं। तो आखिर क्यों इस तरह के बयान दिए जाते हैं? और विपक्ष भी इनका समर्थन करता है निश्चित तौर पर। लेकिन यह बड़ा मामला है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। मेरे साथ अनुराग ढांडा हैं, आम आदमी पार्टी के। सुनील यादव मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, फॉर्मर एमएलसी है। मेरे साथ सतीश केसिंग है, वरिष्ठ पत्रकार, उनका अभिनंदन है। दीप्ति तनेजा है मेरे साथ, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी की है, आपका भी स्वागत है। तो दीप्ति तनेजा, मैं शुरुआत आपसे करता हूं 40 सेकंड के अंदर। क्या आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर के विदेशी दौरे, जैसा ऑपोजिशन कह रहे हैं, वेस्ट है, कोई आवश्यकता नहीं है? नमस्कार रमेश जी, सभी को पैनलिस्ट को भी और आपके दर्शकों को भी। देखिए, जो ऑपोजिशन की तरफ से बयान आते हैं, जब उनके समय में अगर हमारा एनर्जी सोर्सेज डाइवर्सिफाई नहीं होता था, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो ऑल टाइम हाई पे था, 2012-13 की बात करें, हमारा इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे था, हमारे रिसोर्सेज जो थे वो हम 2012 में, ईरान की यहाँ पे चर्चा होती है, ईरान से अपना हमने तेल 2012 में लेना बंद किया। तो ऐसी ऑपोजिशन से ऐसे बयान आना, और जैसे आपने संजय रावत का भी बयान सुनाया, तो मुझे बिल्कुल हैरानगी की बात नहीं होती है, क्योंकि उनके दौरान कॉन्डोलिसा राइस आती थी या हिलेरी क्लिंटन आती थी, एक फटकार लगती थी तो सब कुछ खत्म हो जाता था। तो ऐसे जब वो विदेशी दौरों पे और जैसे कि हमारे एलओपी हैं, तो वहां पे वो जिस तरीके के इनकम दिखाते हैं, 11 करोड़ की और 60 करोड़ के विदेशी दौरे होते हैं, तो ऐसी मानसिकता से आप क्या और उम्मीद कर सकते हैं? और अभी आपने बताया दर्शकों को कि कैसे कैसे क्या क्या लाभ हुए उन सब से। और हमने अभी ये भी देखा, जब ये युद्ध शुरू हुआ था अमीश, तो हम लोग को बोला गया था कि ये ऑपोजिशन की तरफ से कि ये केवल एक नारा है, हमारे पास कोई 75 दिन के रिजर्व नहीं है। तो आज तो फिर पेट्रोल पंप बंद हो जाने चाहिए थे ना, जैसे वीरप्पा मोइली के समय में हमने जब देखा था, वीरप्पा मोइली जब पेट्रोलियम मंत्री थे। तो ये विदेशी दौरों का फायदा होता है कि हम डाइवर्सिफाई करते हैं अपने आप को, मल्टीपल रिसोर्सेज और मल्टीपल सोर्सेज से अपने रिसोर्सेज को हम प्रोक्योर करते हैं। जो राहुल गांधी कहते हैं, मैं उसका रुख करता हूं, मोदी जी ने अर्थव्यवस्था का जो स्ट्रक्चर बदला है उससे आर्थिक तूफान आने वाला है। ये मतलब क्या है? मतलब स्थिति खराब होने वाली है। सतीश केसिंग, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? 50 सेकंड्स। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि अंग्रेजों ने भारत को लूटा था, ये तो सच्चाई है। तो पहले के मुगलों ने भी लूटा था। हाँ, मुगलों के समय आपको पता है ना, औरंगजेब के समय भारत दुनिया में जीडीपी में नंबर 1 था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं, ह्यूमन राइट्स में कहां था? किसी चीज में तो ह्यूमन राइट की अभी की बात मत करिए, छोड़ दीजिए अभी, और हम ज्यादा अभी देश संकट में हम नहीं बात करना चाहते। दूसरी बात यह है कि 3 महीना से थे तो हम चुनावी मतलब काफिलों के तूफान पे थे। तो हम तो बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि अभी काफिला लूटा है क्या, या आप मान लिया आप लोगों ने कि क्या लूट गया काफिला? स्थिति खराब है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और उदय कोटक का बयान, अरविंद सुब्रमण्यम जो पूर्व आर्थिक सलाहकार थे, जो उन्होंने कहा है जी कि जॉब का क्राइसिस है, लाइवलीहुड का क्राइसिस है, और कुछ हद तक आप लोग तो राजनीतिक व्यक्ति हैं लेकिन बड़े ज्ञानी भी हैं और मुकदमे भी झेलते, वो भी बात है। लेकिन चिदम्बरम ने भी कुछ बातें कही है। तो मामला अभी गंभीर है। नेपाल वाले जो है पेट्रोल का दाम घटा। राहुल गांधी सही कह रहे हैं, तूफान आने वाला है? नहीं, आज थोड़ी कह रहे हैं। आज आपको तूफान अगर दिख रहा है, नहीं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने अर्थव्यवस्था का जो स्ट्रक्चर बदला है उससे अब आर्थिक तूफान आने वाला है। देखिए, मोदी जी की गलती है या विश्व में क्राइसिस है? नहीं, ये संकट पहले था और हमको टाइम दीजिएगा। संकट था जिसका टाइम लिया आपने। नहीं, तो फिर ले लीजिए, थोड़ा कभी कभी दे दीजिए ना।
मैं ये कह रहा हूं कि संकट पहले था, इसको हम लोग मान नहीं रहे थे। मेरा ऐसा मानना है कि ईरान वाला जो युद्ध है उससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है हमारे संकट का। सोना पर हमने ड्यूटी घटाई थी आज से 1.5 साल पहले, अभी क्यों बढ़ाना पड़ा? क्या ये जो आपका रुपया का कीमत 73 था 21 में, 2021 में, उससे अभी तक कितना बढ़ गया? तीसरा, आप आ जाइए बैलेंस ऑफ पेमेंट, हर हफ्ते अगर $8 बिलियन, आपके सपनों की लंबाई भी बड़ी लंबी है, उसमें घटता जाए तो वो कैसे मजबूत ठीक है। होगा? अब वाणी को विराम तो दीजिए, अब सुधांशु जी को जवाब तो देने दीजिए। जवाब मैं कह रहा हूं, सुनिए ना जी भाई, तेल के दाम बढ़ाओ, हम तो पहले आप ही के चैनल पर बोल के गए थे कि बढ़ाना चाहिए, लेकिन तो भाई ब्रेड का दाम क्यों बढ़ रहा है ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। ओके ओके, सुधांशु त्रिवेदी, सतीश के सिंह कह रहे हैं कि तूफान तो पहले से दिख रहा था, लेकिन जब चुनाव हो रहा था, जब काफिले चल रहे थे, अब तब क्यों नहीं दिखा? अब काफिला लुट गया है, इसलिए ज्यादा दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासन को। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक्शन लेने से पहले नरेंद्र मोदी देश में कह रहे थे कि विदेश दौरे पर मत जाओ, और प्रधानमंत्री मोदी खुद दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आ रहे हैं। देखिए, आज से 12 साल पहले एक तूफान आया था जिसमें कांग्रेस और राहुल गांधी के ख्वाबों का जो महल था वो छिन्न भिन्न हो गया था। फिर 12 साल से वो आस लगाए बैठे हैं कि कोई तूफान आए और अपने आप उनको मंजिल तक पहुंचा दे, मगर क्या बताएं, वो 12 साल 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में तो होता है, 6 आरज़ू में कट गए, 6 इंतजार में हैं, और अभी तक वो बाट ही जो रहे हैं कि वो कुछ आएगा। अब मैं बात बताना चाहता हूं, ऐसी विचित्र, और मैं ये शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता हूं, भ्रामक कहें या मूर्खतापूर्ण बात कहें, कि प्रधानमंत्री जी के विदेश दौरे को कोई सामान्य व्यक्ति के विदेश दौरे से तुलना करें। भारत के लिए आवश्यक है वो अलग बात है, एक पक्ष, कि अगर हमारा 330 मिलियन बैरल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ रहा है, उससे $5 बिलियन का निवेश यूएई कर रहा है, सेमीकंडक्टर्स के लिए फिनलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड हमको मदद कर रहा है, ये उसका लाभ नहीं है। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय हम और आप जाते हैं विदेश में तो हम पैसा खर्च करते हैं विदेशी मुद्रा में, या प्रधानमंत्री जी वहां जाते थे, उनका होटल का पेमेंट यहां से होता है, वो स्टेट गेस्ट होते हैं, तो सारा खर्चा वहां की सरकार करती। भाई हमारे यहां भी कोई विदेश का प्रधानमंत्री आता है तो हम उससे बिल नहीं लेते भाई, वो स्टेट गेस्ट होता है, उसकी एक एक चीज का खर्चा भारत की सरकार करती है, इसलिए उसमें उस देश की विदेशी मुद्रा नहीं खर्च होती। अब सोचिए अमीश जी, अगर इतनी बेसिक समझ किसी व्यक्ति को ना हो और वो ख्वाब सजोए बैठे हो कि मैं कभी इस देश का ख्वाबों ख्यालों में प्रधानमंत्री बनूंगा, तो फिर उसके ख्वाब जो है वो शेख चिल्ली के सपने की तरह ही होंगे। और जो सतीश जी ने कहा है कि वो एक तूफान का ख्वाब देखते रहेंगे, और फैक्ट क्या है, मैं सिर्फ फैक्ट बोलना चाहता हूं, भूचाल तो राहुल जी पहले अगर भारत की स्थिति इतनी खराब है तो संसद में हम बता रहे, वो बहुत बार वो उन्होंने कहा था हाइड्रोजन बम का धमाका करेंगे, और वो हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे से ज्यादा नहीं निकला था। अब मैं दूसरा एक फैक्ट बोलना चाहता हूं, अगर भारत की स्थिति खराब है या अच्छी, 16 अप्रैल 2026 बिल्कुल लेटेस्ट वाला है, 16 अप्रैल 2026 को, एक महीना पहले, आईएमएफ की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिवा ने कहा है कि भारत की ग्रोथ रेट वैश्विक ग्रोथ रेट की दुगनी है, और ऐसा इसलिए है कि भारत के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। और हमारे जितने भी विरोधी बैठे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज भी रेट ऑफ इन्फ्लेशन अभी 4%, यानी जो बहुत बेहतर स्थिति नियंत्रित मानी जाती है उसके दायरे में है या नहीं? आज भी हमारा जो घाटा है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो 4% से नीचे है कि नहीं? अभी भी हम करंट अकाउंट डेफिसिट में बहुत बेहतर स्थिति में है कि नहीं? आज भी मैं पूछना चाहता हूं, पूरी दुनिया में मिनिमम 20% से लेकर 60-70% तक क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं, अमेरिका में 40% बढ़े हैं, हमारे यहां 3% भी नहीं बढ़े हैं। तो अब बताइए, फिर भी अगर किसी को सिर्फ दिल में उसके अगर जलजला आ रहा हो और वो जली हुई निगाहों से देख रहा हो, तो उसे जलजला आता हुआ ही दिखाई पड़ेगा, उसे जलाल और जमाल दिखाई नहीं पड़ेगा। आपने अपनी बात को रखा। सतीश जी, क्या आपको लगता है राहुल गांधी ज्यादा बोल गए? क्या राहुल गांधी क्या मैटर करते हैं? अभी देश जंग लड़ रहा है बहुत आर्थिक स्थिति से, उसकी बात कीजिए। राहुल गांधी को छोड़िए, वो 12 साल क्या 24 साल भी वो बैठे रहे, उससे हमारा क्या लेना देना है? और सुधांशु जी ने कहा कि 3 रुपए ही हमारे बढ़े हैं, अभी तो बढ़ना शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है सुधांशु जी। और जो आप बता रहे हैं आईएमएफ बढ़ना आपको पार्टी लग रही है?
अरे पार्टी ही है ना, तो और क्या इतना ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, एक मिनट आप बोलने दीजिए। 3 महीने से पार्टी ही चल रही थी ना। मेरा ये कहना है सुधांशु जी, तो सब पार्टियों की पार्टी चल रही थी फिर तो। हाँ, तो पार्टियों की पार्टी चलाते रहिए ना, उसका ओके, सुधांशु त्रिवेदी, ओके, एक लाइन बोल देने दीजिए उसका। 2 लाइनें बोलिए। अभी तक FII, FPI और FDI कैपिटल अकाउंट की इन्होंने बात की। इसके ताजे आंकड़े कुछ दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है। यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, क्यों ऐसा हो रहा है? ओके, सुधांशु जी लेट। देखिए भाई साहब, सतीश जी, देखिए फिर आप विश्लेषक के रूप में बैठे हैं, तो आपसे यह प्रश्न मुझे उचित नहीं लगता। वैसे एक आर्थिक विशेषज्ञ बैठी हैं इस पैनल पे, जो ताजा आंकड़ा होता है वो वित्तीय वर्ष का ही होता है। ये जो भी आर्थिक घाटा होता है वो 2025-26 के बजट का अवेलेबल है भाई, और वो फाइनली जो आएगा वो अगले वित्तीय वर्ष में ही आएगा, ठीक है। और अगर क्वार्टर बाय क्वार्टर चलेंगे तो क्वार्टर बाय क्वार्टर में भी आज भारत की स्थिति दुनिया के अन्य देशों से कहीं बेहतर है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछले 4 हफ्ते से क्या था, युद्ध विराम चल रहा था जी, अभी भी युद्ध विराम है, परंतु जब युद्ध तो विराम समाप्त होकर दोबारा लड़ाई होने की संभावना होती है तो वो कितनी लंबी और कितनी भयानक होगी इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। आप समझिए ना, 2 लोगों के बीच में समझौता कराया जा रहा हो और दोनों बंदूक लेके खड़े हो और आपको लगे समझौता टूट गया, तो अब गोली चलेगी तो क्या होगा, आपको तैयारी उसके हिसाब से रखना पड़ेगा। जो अंग्रेजी में कहावत होती है, थिंक ऑफ द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो प्रधानमंत्री ये बिल्कुल आपकी जायज बात है। अभी युद्ध विराम चल रहा है, आगे क्या होगा, आने वाले 4-5 दिनों में क्या होगा, किसी को नहीं पता है। लेकिन संजय राउत ने एक तरीका बताया, सुनील यादव, अनुराग ढांडा जी, इससे आप लोग कितना सहमत है? सुनील यादव, आई विल आस्क यू, क्या आप इससे सहमत हैं जो बात संजय राउत ने बोली? उन्होंने बोला जय श्री राम चिल्लाओ, प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर महंगाई कम हो जाएगी। ऐसा किसी और धर्म के बारे में बोल पाएंगे संजय राउत? और संजय राउत को बाकायदा समाजवादी पार्टी का समर्थन रहता है। अमीश भाई, आप राहुल गांधी जी के बयान को और मोदी जी के बयान को अलग अलग देख रहे हैं। मुझे लगता है देश में आर्थिक संकट आने वाला है, ये बात तो खुद देश के प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कही है। कहा है कि कम गाड़ी इस्तेमाल करें, डीजल पेट्रोल कम इस्तेमाल करें, विदेश ना जाएं, सोना ना लें। ये वही बात तो राहुल गांधी जी ने कही है, या हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी वही बात तो कह रहे हैं कि आर्थिक संकट आने वाला है। लेकिन सवाल यह है अमीश भाई, जब ये देश संजय राउत पे बोलिएगा, क्या संजय राउत ने सही कहा गलत कहा? सुन ले, हम आ रहे हैं। जब इस देश की सम्मानित जनता विपक्ष के नेताओं की बात सुनेगी तो उसको लगेगा आर्थिक संकट आने वाला है। बीजेपी के प्रवक्ताओं की बात सुनेगी तो उसको लगता है कि थोड़ा संकट है। और अगर इस देश की मीडिया की बात सुन लेगी आप लोगों की तो उससे लगेगा अमृत काल है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये कह रहे हैं 12 साल से प्रधानमंत्री कौन है? अगर किसान की आय दोगुनी नहीं हुई तो जिम्मेदार कौन है? बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ गई तो जिम्मेदार कौन है? दुनिया का सबसे ज्यादा कर्जदार भारत बन गया है तो जिम्मेदार कौन है? महंगाई बढ़ रही तो जिम्मेदार कौन है? रुपया गिर रहा तो जिम्मेदार कौन है? स्मार्ट सिटी कितनी बन गई? प्रधानमंत्री जी ने कहा था। बुलेट ट्रेन की बात कही थी, हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज से उड़ेगा, यह बात किसने कही थी? तो इस देश को धोखा कौन दे रहा है? नरेंद्र मोदी धोखा दे रहे हैं। और मैं दावे के साथ आपके कार्यक्रम में कह सकता हूं, जिन प्रधानमंत्री जी पर 2014 में इस देश ने बड़ा भरोसा किया था, वो लोग नहीं जानते थे दोबारा भरोसा किया 19 में, अपने दोबारा भरोसा किया 2024 चंद लोगों के लिए जीवन काटेगा। अभी आपने बोला, देखिए मीडिया की बात सुनेगा तो उसको लगेगा आपने 2-2.5 मिनट बात को बोला और आपने मीडिया पे भी टिप्पणी करी। सबसे आसान है इस देश के अंदर राजनीति, क्रिकेट और मीडिया पे टिप्पणी करना। एक सेकंड नहीं सुनना सर, अब आपने बोला है हमारा मीडिया, सुनील भाई जवाब तो सुनना पड़ेगा ना। आपने बोला मीडिया की बात पे भरोसा करेगा तो उसको लगेगा अमृत काल है। देखिए मीडिया तो वही रिपोर्ट करता है जो फैक्ट होता है। एक सेकंड, आप लोकसभा का चुनाव आपने यूपी में आपने अच्छा प्रदर्शन किया। अखिलेश जी का इंटरव्यू मैंने किया, मैंने बोला आपका अच्छा प्रदर्शन था। अब आप 2022 में चुनाव हारे तो बता देंगे अब अच्छा प्रदर्शन था आपका। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर संजय राउत कह रहा है जय श्री राम बोलो महंगाई कम हो जाएगी, तो मेरा पलट के सवाल है, किसी और धर्म के लिए इस तरह का सवाल बोल सकता है संजय राउत? किसी और धर्म के लिए? एक धर्म विशेष को टारगेट क्यों कर रहे हो? जय श्री राम का क्या लेना देना है महंगाई से? जय श्री राम का क्या मतलब है महंगाई के साथ? क्या किसी और धर्म के लिए बोला जा सकता है? मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेता। क्या आपको लगता है वो जायज है?
क्या आपको लगता है वो सही है? आपके एक नेता ने, आपके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने प्रधानमंत्री मोदी को गंदी गाली दी और आप कहते हैं मीडिया उसको रिपोर्ट न करे। अमृतकाल चल रहा है ना ये तो। हाँ, आजादी का अमृतकाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आजादी का अमृतकाल है, वंदे मातरम के 150 साल हैं। भाई, अपनी जड़ों पे गर्व करना, अपनी जड़ों पे गर्व करना गलत नहीं है, लेकिन जय श्री राम के नाम पर महंगाई हो रही है बोलना गलत है। नहीं, महंगाई तो मोदी जी के नाम पर हो रही, बीजेपी के नाम पर हो रही, उसके भ्रष्टाचार से, उसके लूट से हो रही, उसके झूठ से हो रही, उसकी गलत नीतियों से हो रही। और अमीश भाई, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, इस देश का मीडिया अगर 7 दिन, केवल 1 सप्ताह सच्ची खबरें चला दे तो हम महंगाई से निजात पा जाएंगे, हम भ्रष्टाचार से निजात पा जाएंगे और देश का लोकतंत्र बच जाएगा। और देश जो सबसे ज्यादा कर्जदार हो गया है, ऐसी सरकार केवल 7 दिन में छुट्टी मिल जाएगी, केवल 7 दिन में। बहुत भरोसे के साथ मैं कह रहा हूं, को बोलने दीजिए, बहुत भरोसे के साथ। और जहां तक धर्म की बात है, 50 मिनट, अच्छा धर्म वाली बात तो कह लेने दीजिए। ओके, टाइम लिमिट को फॉलो करेंगे सब लोग। डॉक्टर त्रिवेदी, अरे धर्म पे भी बोल लेने दीजिए, धर्म इनका प्रिय टॉपिक है, बोल लेने दीजिए। ठीक है, 30 सेकंड धर्म पे भी आप मान निकालिए भाई साहब। देखिए, चलिए अमीश भाई, आपका धन्यवाद कि सुधांशु भाई के कहने पर आपने मुझे समय दे दिया। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि कभी भी धर्म पर, जाति पर और महिलाओं पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इन तीनों चीजों से बचना चाहिए। हम हो या सरकार के लोग हो, विपक्ष के लोग, आम आदमी हो, हम इन बातों से सहमत नहीं है। क्योंकि असली संकट क्या है, असली समस्या इस देश की बीजेपी है, धर्म नहीं है। तो असली समस्या को खत्म करना है, असली समस्या को सरकार से हटाना है। जी, आपने अपनी बात को रखा, मैं रुक करता हूं सुधांशु जी का। सुधांशु जी 1 मिनट, टाइम लिमिट को फॉलो करिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं सुनील भाई, आप ऐसे हवा में बोल जाते हैं। महंगाई कितनी है इस समय? महंगाई ऑल टाइम हाई है। मतलब इतना बड़ा झूठ आप बोल कैसे लेते हैं? बेरोजगारी ऑल टाइम हाई है, ये इस समय आपको लोग सुन रहे होंगे। अरे जब हमारी सरकार आई तो महंगाई कितनी थी? 13% थी। 2009-10 से लेकर 10% से ऊपर रही है, डबल डिजिट आज तक। अब दूसरी बात बोलता हूं, भारत सबसे बड़ा कर्जदार है। पता ही नहीं होगा कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है। दुनिया के बड़े अमेरिका, चाइना, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब ज्यादा बड़े कर्जदार है। नहीं तो दीप्ति तनेजा जी बैठी हैं, अभी उनसे पूछ लीजिएगा जाके। ये आके कुछ भी बोल देना, मुझे लगता है थोड़ी सी समझदारी से चलना चाहिए, एकदम आके भ्रामक प्रचार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, विदेशी मीडिया आपका बताना चाहता हूं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स को आप लोग बड़ा अच्छा मानते हैं ना। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कार्टून निकाला था 2014 में, जब भारत मिशन टू मार्स कर रहा था, कि एक बैलगाड़ी लिए हुए आदमी दिखा रहा है एलीट मार्स क्लब और उसमें ठकठका रहा है, और भारत ने सबसे कम में, जिसमें मिशन टू मार्स मूवी बनी थी, उतने में मार्स तक पहुंचा के दिखा दिया था। मगर आपको वो अच्छा लगता है। अब आता हूं जय श्री राम वाली बात के ऊपर। तो देखिए अमीश जी, वो संजय राउत को याद दिलाना चाहता हूं, जब वो भी जय श्री राम वालों के साथ हुआ करते थे। अब तो मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन और मुस्लिम लीग के साथ खड़े हुए हैं जाके, इसलिए उनका विचार बदल गया है। जब हम जय श्री राम का नारा लगा रहे थे सुनील जी, और आपकी पार्टी के लोग गोली चलवा रहे थे, मैं दर्शकों से कहता हूं जरा 90-91 में जाके देखिए, भारत की महंगाई की दर 16%, 17%, प्रचंड बेरोजगारी, भारत की अर्थव्यवस्था तबाह, सोना गिरवी रखा गया, लगातार 2 बार डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी हुआ। मगर उस समय आपके नेता क्या कहते थे, मुलायम सिंह जी? नहीं 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 नहीं, मैं तथाकथित बाबरी मस्जिद नहीं गिरने दूंगा, बेरोजगारी क्या हो रही है, महंगाई क्या हो रही है, सब छोड़ दीजिए। और झूठा दुष्प्रचार करते थे कि अगर मंदिर बन गया तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। देखिए मिडिल ईस्ट से प्रधानमंत्री जी क्या क्या करके आ रहे हैं। राम मंदिर भी बना, अबू धाबी में मंदिर भी बना है। और रही बात इसकी, जब से जय श्री राम वाले लोग सत्ता में आए हैं, तब से हमेशा भारत की ग्रोथ रेट ऊपर और महंगाई की दर नीचे रही है। जब आप लोग थे और हम जय श्री राम कह के गोली खा रहे थे, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1991 में $1 बिलियन से कम था। 100 बिलियन पहुंचा अटल जी की सरकार में, 2004 में 500 बिलियन क्रॉस किया मोदी जी की सरकार में। और आज अगर आप देखें तो भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग ऑल द मेजर इकोनॉमीज इस समय में बना है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो आप लोग भ्रामक प्रचार विदेशी मीडिया के ऊपर अत्यधिक विचार करते हैं, उसी कारण से आप लोग के लिए सुनील यादव की बारी है, तो अपने आचार को सुधारिए, विचार को सुधारिए, तो शायद 2 मिनट हो गए। ओके, यू मेड योर पॉइंट सुधांशु जी। सुनील यादव रिस्पॉन्ड।
50 सेकंड। सुधांशु जी, क्योंकि आप बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप झूठे तथ्य रखेंगे। मैं तो अमीश भाई आपके कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि 2014 में इस देश कितने कर्ज में था और 2026 में कितने कर्ज में है? 2014 में बेरोजगारी की स्थिति क्या थी, आज क्या है? 2014 में डीजल पेट्रोल की स्थिति क्या थी, आज क्या है? 2014 में रुपए और डॉलर की स्थिति क्या थी? सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। एक तरफ तो कहते हैं कि हम जय श्री राम बोल करके गोली खा रहे थे, और फिर जय श्री राम बोल करके चंदा चोरी कर लेते हैं, जय श्री राम बोल करके जमीन घोटाला कर लेते हैं, जय श्री राम बोल करके पिछड़ों का आरक्षण छीन लेते हैं, जय श्री राम बोल करके उत्तर प्रदेश में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार करते हैं। भगवान का राम नाम लेकर के ओबीसी एससी का आरक्षण खाने में पेट भरता है आप लोगों का, मन लगता है। और चुनाव में तो ओबीसी एससी को आप हिंदू मानते हैं, और जब उसको नौकरी देने का मौका आता है, सम्मान देने का मौका आता है, अधिकार देने का मौका आता है, बराबरी पर खड़ा करने का मौका आता है, जय श्री राम बोल के तो कर रही है बीजेपी। ओके, जय श्री राम का इस्तेमाल हो जाते कर रहे हैं। ओके, नहीं, ये जय श्री राम भगवान संजय राम का राउत ने तो ये बोला था कि जय श्री राम बोलो महंगाई कम हो जाएगी। आप तो कह रहे हैं सारे अत्याचार ही जय श्री राम बोलकर हो रहे हैं। आपने तो लाइन को और आगे बढ़ा दिया। बीजेपी कर रही है। नहीं तो आप कह रहे हैं ना बीजेपी, नहीं बीजेपी का कॉपीराइट थोड़ी जय श्री राम पर, जय श्री कृष्ण पर, जय माता दी पर बीजेपी का कॉपीराइट। आप ही बोल सकते हैं कि इनका कॉपीराइट कैसे? इनकी पार्टी का नारा थोड़ी जय श्री राम। सुन लीजिए, अच्छा आप भी तो बोल सकते हैं जय श्री राम। आपको बोलने में क्या बात है? आप बोल रहे हैं जय श्री राम बोल के, आप कह रहे हैं, आप ये कह सकते हैं बीजेपी ये सब कुछ कर रही है, लेकिन आप कह रहे हैं जय श्री राम बोल के ये सब कुछ कर रही है। दैट इज द डिफरेंस। मैं वही कहता हूं, एक धर्म विशेष को टारगेट करना बंद करिए। बीजेपी को आपको कोसना कोसिए, नरेंद्र मोदी को कोसना कोसिए, लेकिन जय श्री राम को कोस रहे हैं आप लोग। प्रॉब्लम ये हो गई है, प्रॉब्लम ये हो गई है। जैसे ममता बनर्जी को जय श्री राम से दिक्कत थी, वैसे समाजवादी पार्टी को जय श्री राम से दिक्कत हो गई है, वैसे ही संजय राउत को जय श्री राम से दिक्कत हो गई है। प्रॉब्लम ये हो गई है। और देखिए, यूपी की जनता हो, देश की जनता हो, सब देखती है। मतलब आपने जय श्री राम को बोल दिया कि दलितों पे अत्याचार हो रहा है जय श्री राम का नाम लेकर, ये गलत है बात। आप भी उसी धर्म से आते हैं जहां जय श्री राम को बोला जाता है, और देश की जनता देखती है। मतलब धर्म विशेष का नाम लीजिए ना आप। अच्छा अमीश, अरे सुन लो महाराज। हाँ, सुना दीजिए सुनील जी। सुन लो महाराज, सुनाई दिया आपने जय श्री राम। मुझे भरोसा था कि सुधांशु भाई जवाब नहीं दे पाएंगे, आप ही जवाब देंगे, ये मुझे भरोसा था। लेकिन आप बताइए कि जय श्री राम बोलकर अगर उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीन लिया जाए तो अच्छी बात है। अब आप रिपीट करें, अब आप रिपीट करें, इनके नाम अलग है, हमारे नाम अलग है। यही बातें मैं कॉपी टू मार देता हूं। ओके सुधांशु जी, देखिए 50 नहीं देखिए, अब अनुराग ढांडा आए नहीं है, अनुराग ढांडा आए नहीं है, और उनके बाद भी मुझे जाना है। मेरा निवेदन स्वीकार करिए। सुन लीजिए, सुन लीजिए, अच्छा सुन लीजिए, 3 अच्छा भगवान राम के नाम पर सुन लीजिए, दर्शक तय करेंगे। अच्छा सुन लीजिए, अच्छा भगवान राम के नाम पर सुन लीजिए। अरे भाई आप रिपीट कर रहे हैं भाई, आप बार-बार रिपीट कर रहे हैं। अब मैं सोचता हूं अच्छा नहीं, दर्शक तय करेंगे कौन सी बात प्रदान कर रहा है। ओके सुधांशु जी, इन्होंने कहा जमीन कब्जा कर लिया, 38 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी। अरे वो तो क्या था, वो तो सेकुलर था भाई, हिंदू मंदिरों से कहीं ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड को। अरे वो सब सेकुलर संगीत है, उसमें घोटाला थोड़ी, तो हमने ऑफिशियली दे दी, बात ही हमने खत्म कर दिया। अब आप सुनिए दूसरी बात, दलितों पिछड़ों का आरक्षण। अरे दलितों का आरक्षण उत्तर प्रदेश में किसने समाप्त किया? मुलायम सिंह की सरकार ने। कैसे समाप्त किया? बैक डेट से, यानी हजारों दलित कर्मचारी जो प्रमोट हो गए थे वो डिमोट हो गए। रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर शेड्यूल कास्ट का बिल किसने फाड़ा संसद में? समाजवादी पार्टी ने। और आप बताइए, पुनः मैं जो बोल चुका हूं फिर कह रहा हूं, 31 मई 1995 को काशीराम जी ने लेटर लिखा गवर्नर को, 31 मई 1995। अरे सरासर आपकी सरकार ने किया था, और काशीराम जी का लेटर दिखा दो, उन्होंने कहा मुलायम सिंह सरकार में दलितों के साथ हो रहे अत्याचार प्रताड़ना के कारण और कोई सुनवाई न होने के कारण मैं मुलायम सिंह सरकार से समर्थन वापस लेता हूं। यह बताइए, चढ़गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, किसने नारा लगाया था? दलितों ने नारा लगाया था, दलितों की पार्टी ने नारा लगाया था। बाबा साहब अंबेडकर को भूमाफिया किसने कहा था? आजम खान ने कहा था, आपकी पार्टी के नेता ने कहा था। और रही बात इसकी कि जय श्री राम कह के हो रहा है, यह कन्हैया लाल साहू का सर काटा गया था उदयपुर में, वो तो जय श्री राम बोल के काटा गया था।
हैं? केरल में फादर जोसेफ का हाथ काटा गया था, वो तो जय श्री राम बोल के काटा गया था। आगरा में अरुण महौर और कर्नाटक में प्रशांत पुजारी जैसे दलित वर्ग के गोरक्षक मार दिए गए थे, नहीं वो तो जय श्री राम कह के मारे गए थे। और तो और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अरे जमीर कितना आप लोग दबा लेते हैं कि एक मौलाना साहब अखिलेश जी की पत्नी पर भद्दा कमेंट कर देते हैं और मुंह पे एकदम चुप्पी रहती है। जवाब लेते हैं। विषयांतर हो रहा है, फिर भी मैं जवाब लेता हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं देश हो समाज हो, जवाब लेता हूं। प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के फैक्ट बोले, अगर फैक्ट पे कोई चीज गलत हो तो 30 सेकंड सुनील यादव, 30 सेकंड देन आम आदमी पार्टी। जी देखिए अमीश भाई, अगर इस दुनिया का कोई भी देश एक झूठ बोलने वाली मशीन बनाए, वो मशीन भी बीजेपी के लोगों के सामने। अरे फैक्ट काउंटर करो मेरे भाई, झूठ स्मार्ट सिटी पर पूछा, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, डेट टू जीडीपी रेशियो आप स्मार्ट सिटी पर कुछ नहीं बोले, रुपए पर कुछ नहीं बोले, महंगाई पर कुछ नहीं बोले, झूठ आजा किसानों पर कुछ नहीं बोले, पिछड़े और दलितों के आरक्षण योगी आदित्यनाथ छीन लिया है। महंगाई की दर बोलो, बोलो अमीश, बोलो महंगाई की दर कितनी है? अमीश भाई देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका कैसे चिल्लाने लगे। हम तो आपको सुन रहे थे, सुन लीजिए। अरे चोर की दाढ़ी में नहीं, कल लखनऊ बगैर में तस्वीर आपने देखी झूठ बोल रहा है, अरे भ्रम फैला रहा है, एक फैक्ट नहीं बोल पा रहा है। बोलो भाई महंगाई की दर बोलो। सुन लीजिए, हम बीजेपी नहीं है, हम बीजेपी आरएसएस नहीं है। अमीश भाई कल एक तस्वीर आपके भी चैनल पर चल रही थी। उत्तर प्रदेश के पिछड़े और दलित शिक्षक नौजवान रेंग रहे थे मंत्री के आवास के सामने। यह स्थिति पिछड़े और दलितों की बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने कर दी है। आरक्षण किसने छीना, मैं फिर पूछ रहा हूं, और कौन होते हो आप आरक्षण छीनने वाले? आरक्षण छीनने वाला सरकार में नहीं रह सकता है, नहीं रह पाओगे आप लोग सरकार में, और ऐसा खींच के सरकार से बाहर करेंगे कि आपने सपने में नहीं सोचा होगा। ये जो पीडीए है ना, पीडीए अब जागा है, अब आप पीडीए को भ्रमित नहीं कर सकते, उसका अधिकार आरक्षण, उसकी नौकरी नहीं छीन सकते, उसके सम्मान से समझौता, अब पीडीए अपने सम्मान से समझौता नहीं करेगा। अब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मलाई खा चुके हैं। और एक बात कह के मैं खत्म करूंगा, आपके दर्शक देख रहे होंगे, ये तय कर पाना इस देश को ज्यादा अंग्रेजों ने लूटा या बीजेपी ने लूटा, एक सेकंड अनुराग राणा, अभी ये लोगों को तय करना पड़ेगा। मिस्टर ढांडा कम इन। ओके, एक मिनट सुधांशु जी, एक सेकंड नोट। अनुराग ढांडा, क्या आपको लगता है कि समस्या बड़ी है या फिर दिखाई बड़ी जा रही है? और संजय राउत की जो स्टेटमेंट है, डू यू एग्री टू इट, डू यू डिसएग्री टू इट? अमीश भाई, एक तो आप 25 मिनट बाद मत आया कीजिए हमारे पास। बीजेपी के प्रवक्ता बहुत झूठ बोल देते हैं, इतनी देर में बहुत झूठ बोल देते हैं, पूरा बहुत फेंकने में उस्ताद है। दूसरी बात की पता नहीं आपके दर्शकों ने आज ध्यान दिया कि नहीं दिया, लेकिन मैं अभी बताऊंगा सुधांशु जी, एक एक बात बताऊंगा बिल्कुल। आज पता नहीं अमीश जी आपके दर्शकों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया। आज तो आपने कमाल कर दिया। आज आपने कहा कि मोदी जी को कोसना है तो कोसो, आपने खुली छुट्टी दे दी। पहले तो आप परेशान हो जाते थे मोदी जी को कोसने से, तो इसका मतलब कुछ बदल रहा है, कुछ अंतर आ रहा है माहौल में, कुछ गड़बड़ा रहा है मामला। मैं तो ये कहता हूं कि ये सुनील जी और सतीश जी समझ नहीं पाए, गलती इनकी है, मोदी जी की कोई गलती नहीं है। मोदी जी ने तो कहा था कि मैं आऊंगा तो जीडीपी बहुत बढ़ा दूंगा, अब बढ़ा तो दी जीडीपी। जी से गैस, डी से डीजल, पी से पेट्रोल, रोज बढ़ा रहे हैं जीडीपी। यही नहीं समझ पाए कि कौन से वाली जीडीपी की बात कर रहे थे। इन्होंने सोचा देश की जीडीपी बढ़ा देंगे। मोदी जी तो कह रहे थे गैस, डीजल, पेट्रोल रोज बढ़ाऊंगा, इनको ये विषयांतर हो गया। दूसरी बात, आपने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी के विदेश दौरे से फायदा होगा कि नहीं। अरे प्रधानमंत्री जी तो विदेश में रहते हैं, देश में दौरे पे आते हैं जब चुनाव प्रचार करना होता है उस टाइम पे। देश का मीडिया तो सवाल पूछता नहीं प्रधानमंत्री जी से, और विदेशी मीडिया के सवाल पे प्रधानमंत्री जी भाग गए, जवाब दिया नहीं उन्होंने। अगर होता तो वहां पे जवाब देते, उनको सामना करना चाहिए था। मुझे ये बात सही नहीं लगी। पूरे देश की प्रतिष्ठा को प्रधानमंत्री साथ लेके चलते हैं, अगर विदेशी मीडिया, और वो भी वहां जहां पे रैंक 1 है फ्रीडम ऑफ प्रेस में, वो वहां पे जाके अगर सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो एक गलत इंप्रेशन देश के बारे में जाता है, उसके बारे में सोचना चाहिए था। तीसरी बात कि हमको ये सोच, आपने कहा कि विदेश में जाने से प्रधानमंत्री के क्या खर्चा होता है, वहां से कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट ही लेके आएंगे। प्रधानमंत्री जी 5 देशों की यात्रा पे घूम के देश के लिए उतना इन्वेस्टमेंट नहीं लाए होंगे जितना इनके मित्रों ने अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया। खड़गे ने बड़ा बयान दिया है कि मोदी जी सिर्फ अवार्ड लेने के लिए फॉरेन जाते हैं,
इस तरह का बयान दिया है। अवार्ड लेने के लिए मोदी जी विदेश जाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। ऑपोजिशन बार बार एक ही बात कहता है कि अगर कोई हमारी इंडियन कंपनी बाहर इन्वेस्ट करती है तो इंडिया का पैसा जा रहा है। अब अगर एप्पल यहां इन्वेस्ट कर रही है तो अमेरिका का पैसा जा रहा है क्या? जी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे बड़े सारे आंकड़ों की बात करी थी, कहां से मनगढ़ंत आंकड़े ये लोग लाते हैं। कौन कौन से आंकड़े जो मनगढ़ंत? मैं बिल्कुल मनगढ़ंत आंकड़ों की, बिल्कुल बी स्पेसिफिक, बिल्कुल आंकड़ों की ही बात करूंगी। आपने सबसे पहले एफडीआई की जो बात आपने मुझसे पूछी, एफडीआई हमारा यहाँ पे तकरीबन डबल की हुआ है 2014 और 2026 के बीच में, अगर हम करें तो मैं उसके आपको फिगर देती हूँ। बाकी सारे जो अभी सुनील जी ने आंकड़े बोले थे, मैं उसका आपको पहले जवाब दे देती हूँ। आपने कहा जीडीपी, आपने अपने आप ही अनुराग जी कोई नया उसका एक्रोनिम बना लिया। जीडीपी जो 2 ट्रिलियन था वो 4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हुई, वो आपको नहीं दिखेगी। पर कैपिटा जीडीपी भी जो है वो डॉलर 1500 से डॉलर 3000 पे पहुंचा। फॉरेक्स रिजर्व्स डॉलर 316 बिलियन से डॉलर 716 बिलियन पे पहुंची। आपका जो इन्फ्लेशन की आपने बात करी, डबल डिजिट फिगर था, 12 से 14% इन्फ्लेशन था, जो अभी भी 3.6 पे आया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इससे पहले 2.5 था। करंट अकाउंट डेफिसिट 4.6% था और अब वो 1.1% था। तो ये सारे आंकड़े, और उन्होंने किसान भाइयों की बात करी, एमएसपी ऑलमोस्ट डबल हुआ है। 50 सेकंड हो गया आपके। अनुराग ढांडा 50 सेकंड, मेक योर पॉइंट। 50 सेकंड्स अनुराग। और बस एक बात, क्योंकि सुधांशु सर बार-बार बोल रहे थे उस चीज को, सर आप बार-बार जो टैक्स के, आप जो जीडीपी उसकी बात कर रहे हो, डेट की बात कर रहे हो, सर डेट जीडीपी रेशो होता है आगे मोर और लेस जो स्टेबल रहा है। ओके सुधांशु जी, अनुराग ढांडा की बात पर आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे? ओके सुधांशु 30 सेकंड सुधांशु जी। देखिए, मैंने सोचा था अनुराग ढांडा जी ने कहा कि मैं कुछ झूठ बोल रहा था, एक भी कोई तो फैक्ट ही नहीं दिया मेरे अगेंस्ट में, और खुद कितना बड़ा झूठ बोल गए। दर्शकों से कहता हूं जरा बैक करके देखिए इन्होंने क्या बोला। जीडीपी, गैस, डीजल, पेट्रोल रोज बढ़ाएंगे। और ये पेट्रोल का दाम कितने दिन के बाद बढ़ा अनुराग ढांडा जी बताइए? 4 साल के बाद बढ़ा है। और देखिए ऑडेसिटी इनकी कि नेशनल टीवी पे बैठ के कह रहे हैं रोज बढ़ाएंगे, 4 साल बाद उसके दाम बढ़े हैं। और आपको बताइए भारत का एक्सपोर्ट इस टैरिफ के बाद भी $680 बिलियन है, यानी बढ़ा है भारत का एक्सपोर्ट, इस विपरीत परिस्थितियों में भी बढ़ा है। मगर ये तो थोड़ी नजर थोड़ी आएगा, अरे ये नहीं नजर आना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं आपको फैक्ट पे बात करनी चाहिए। दुष्प्रचार करते रहने के कारण ही आप लोग, और जहां तक झूठ की बात है भाई साहब बुरा मत मानिएगा, भारत की राजनीति में 2 लोग जो हैं सर्टिफाइड झूठ वाले हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांग चुके हैं। एक आपके नेता केजरीवाल जी, नितिन गडकरी जी, अरुण जेटली जी, कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी पे झूठे आरोप लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से विधिवत माफी मांग चुके हैं। और राहुल गांधी जी चौकीदार चोर के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय से, मतलब सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड झूठ बोलने वाले लोग आकर बगैर किसी तथ्य के आए बाएं शाएं बोलना शुरू करते हैं, तो मुझे लगता है बहुत कष्ट होता है कि पता नहीं किस स्तर की डिबेट यहां पे की जा रही है, विदाउट फैक्ट, केवल रेटोरिक। ठीक है 30 सेकंड्स अमीश जी। अनुराग ढांडा। अमीश जी 50 सेकंड से आपने टाइम घटा दिया, टाइम मेरे पास कम है, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, मैं 1 सेकंड रुक रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं बड़ी खबर का पहले रुक कर लेता हूं। एक बड़ी डेवलपमेंट है, अखिलेश यादव का बड़ा बयान है, आने वाले दिनों में महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी, रुपया तो पाताल में जाकर ढूंढना पड़ेगा। ये बड़ी स्टेटमेंट आई है, ये बड़ा स्टेटमेंट आया है। मेरे साथ इस समय कांग्रेस की नेत्री भी जुड़ रही है, मैं उनका रुख कर सकता हूं। लगातार उनका हमारे साथ वो इस समय थ्रू है डॉली शर्मा। क्या आपको लगता है डॉली शर्मा, कांग्रेस विषय बना रही है, एक संकट की घड़ी है इसलिए विषय बना रही है? अमीश जी आपको भी नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, कांग्रेस विषय नहीं बना रही। आज देश की जो स्थिति है, आज पूरे विश्व में आप किसी भी देश की, जब ये भारतीय जनता पार्टी वाले बात करते हैं, आप बात करके देख लीजिए, आपको ये दिखेगा कि भारत का रुपया सबसे ज्यादा गिर रहा है। एक समय में प्रधानमंत्री कहते थे जब रुपया गिरता है तो देश की शाख गिरती है, प्रधानमंत्री की नाक गिरती है। लेकिन आज जब रुपया गिरता है तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की बातें लेकर आ जाती है। विपक्ष का काम लोकतंत्र में होता है जनता की आवाज बनना। जब क्रूड ऑयल पूरे विश्व में सबसे सस्ता था, तब हिंदुस्तान की जनता को इन्होंने कोई राहत नहीं दी। लेकिन आज ये भरपूर इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। बंगाल चुनाव में, दुनिया भर के चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा होता है, लेकिन उसके बाद मंदी एकदम आ जाती है, उसके बाद एकदम से हिंदुस्तान की जनता पर सारा का सारा बोझ लाद दिया जाता है। आज जो हमारी स्थिति है, आप बेरोजगारी देख लीजिए, उड़ीसा में देखिए, एक छोटे से पद के लिए
कितने लोगों ने अप्लाई किया? आप 5 मतलब एक छोटे से 5वीं पास जिसकी एलिजिबिलिटी थी पद की 187 पदों के लिए अमीश जी 8000 लोगों ने अप्लाई किया। 8 स्ट्रिप पे बिठाना पड़ा उन लोगों को, जगह नहीं थी। ये बेरोजगारी का आलम है। और उन्होंने उसमें अप्लाई किसने किया? जो बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, जो यूपीएससी कर रहे हैं, जो बच्चे ठीक है ओके, मेरे साथ यहाँ पर दीप्ति तनेजा है, वो जवाब देना चाहती है। दीप्ति, ओके दीप्ति तनेजा, राहुल जी की बात का जवाब, डॉली शर्मा की बात का जवाब, 40 सेकंड्स। डॉली शर्मा जी, आपने दो बातें बोली। आपने ये बात जो बोली कि रुपया गिरता है तो साख गिरती है वाला, आपने एग्जांपल दे दिया 2013 का। 2013 में जब रुपया गिर रहा था ना मैडम, वो सारा डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से था। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट इतना ज्यादा था, 4.8% पे था, आपके फॉरेक्स रिजर्व नहीं थे। सबसे ज्यादा ये लिंक्ड होता है कि फेडरल रिजर्व का क्या रेट चल रहा है, वो तब भी 0.5 से लेकर ज्यादा से ज्यादा 2% तक बढ़ा था। इस समय जो फेडरल ट्रेजरी का रेट था वो 5% पे पहुंचा हुआ है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं मैडम, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स नहीं होते। दूसरी बात आपने बोली कि जब तेल के दाम, वैश्विक क्रूड ऑयल के दाम कम थे तो क्यों नहीं जनता को फायदा दिया? ऑयल बॉन्ड्स की विरासत कौन सी सरकार छोड़ के गई थी? ऑयल बॉन्ड्स में इतना खर्चा हुआ। उसके अलावा जो विंडफॉल टैक्सेस जो जमा हुए ओएमसी से 3 लाख करोड़ रुपए से 17 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हुई। जी देखिए, मैं चाहता हूं कि बड़ी सार्थक चर्चा हो। मेरा एक सवाल ये है कि क्राइसिस की सिचुएशन है, इसको एंजॉय करना तो डॉली शर्मा जायज नहीं होगा? अमीश जी, आप बहुत ही उम्दा पत्रकार हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर एक बात बता दीजिए कि क्या आज बेरोजगारी बहुत बड़ा संकट इस देश में नहीं है? क्या उसके लिए आप पूरे विश्व की और देशों को आप रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे? क्या डॉलर नहीं गिर रहा है जितना पूरे, अरे पाकिस्तान की ये रोज बात करते हैं, इतना तो पतला किसी और देश की करेंसी नहीं हो रही जितनी हिंदुस्तान की रोज हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री अपने पुराने बयानों को जवाब डॉली जी, परसेंटेज किसी कारण से बने हुए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट दर 5.4% थी 2013-14 में, जो अब 5.2% है। पॉपुलेशन बेस भी बड़ा है, परसेंटेजेस इसलिए बनती हैं। और आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर रहे हो, पाकिस्तान के रुपए के साथ जो आप कंपेयर कर रहे हो, उनका अपना जीडीपी, उनकी डेट जीडीपी रेशियो देख लो आप। कर्जे में वो डूबी हुई इकोनॉमी है। मैंने अभी आपको बताया उसका फेडरल रिजर्व, फेडरल ट्रेजरी। डॉली शर्मा, ये तो आप मानेंगे ये नरेंद्र मोदी ने शुरू नहीं करा है, ये वैश्विक संकट है। नहीं डॉली शर्मा, मेरा सवाल तो सुनिए। डॉली शर्मा, ये वैश्विक युद्ध है, ये वैश्विक तौर पर संकट है। ये युद्ध मोदी जी ने तो शुरू नहीं करा है, ये मोदी जी का तो शुरू करा हुआ युद्ध नहीं है। सारी इकोनॉमिक क्राइसिस में अमेरिका की, ब्रिटेन की सारी। 20 सेकंड डॉली जी। अमीश देवगन जी, आप बाहर से हिंदुस्तान के लिए तेल लीजिए और दूसरे देशों को बेच दीजिए। जब हिंदुस्तान में क्राइसिस है, आपके घर में खाना अगर 2 रोटी आएंगी तो आप पहले अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे या दूसरे देशों के बच्चों के लिए खाना भेज देंगे? हम तो तेल बनाते ही नहीं है डॉली शर्मा, हम तो तेल बनाते ही नहीं है। ये तो जब सरप्लस था तब दिया, उसके ऊपर हम तो तेल बनाता ही नहीं है। तो फिलहाल आज के टक्कर के ब्रॉडकास्ट में इतना ही, ट्यूसडे एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।